हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा 14 जनवरी के करंट अफेयर हिंदी में। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हाल ही में किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर पुरस्कार मिला है? स्वच्छ सर्वेक्षण को मैं अभी डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको अगले 2 मिनट में, लेकिन स्वच्छ सर्वेक्षण में जो भी रैंकिंग आई, जो भी वो आई, मेरे को पता है एग्जाम में क्या आता है, तो उतना ही पढ़ाऊंगा, वरना स्वच्छ सर्वेक्षण तो इतना बड़ा है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, जितना मैं पढ़ाऊंगा बस उतना ध्यान रखना है आपको। लेकिन एक अवार्ड ये स्टार्ट किया गया था, सफाई मित्र सुरक्षित शहर। इसका मतलब ये है भारत का कौन सा ऐसा शहर है जो सफाई मित्र हैं, सफाई कर्मी जिन्हें सैनिटेशन वर्कर कहते हैं, या जैनिटर, स्वीपर, जो भी साफ करते हैं, सफाई करते हैं, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखता है सबसे ज़्यादा। जैसे उन्हें दस्ताने पहनाना, उन्हें प्रॉपर पोछा देना, डंडे वाला पोछा नहीं होता एक, जिससे हाथ से सफाई ना करनी पड़े, या जब वो सीवर वगैरह साफ करते हैं तो उनको पूरी पोशाक देना, या वहाँ पे मोटर की मदद से सीवर की सफाई करना। तो सफाई मित्रों की सुरक्षा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और भारत का बेस्ट शहर जो सफाई मित्र की सुरक्षा पर ध्यान देता है वो है चंडीगढ़। हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। क्लियर? तो इसे मिला है सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर का अवार्ड। बाकी अब स्वच्छ सर्वेक्षण में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि भारत का सबसे साफ राज्य कौन सा है, तो वो है महाराष्ट्र। ठीक है, वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र रहा नंबर 1, मध्य प्रदेश पे था नंबर 2, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ नंबर 3। तो टॉप 3 आपको याद रखने हैं, उसके आगे आपको नहीं जाना है। पूरे भारत का सबसे साफ राज्य है महाराष्ट्र नंबर 1, मध्य प्रदेश फिर नंबर 2 और छत्तीसगढ़ नंबर 3। और सबसे ज़्यादा गंदा कौन सा है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। सबसे गंदा है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं पूरे भारत का सबसे साफ शहर कौन सा है। सबसे साफ शहर, अब ये 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, एक 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाला और एक 1 लाख से कम आबादी वाला। और मेरे को ऐसा लगता है ज़्यादा वाला तो आएगा नहीं, क्योंकि इंदौर सबको पता रहता है, लेकिन कम वाला आएगा एग्जाम में, ऐसा मेरा मानना है। पहले ज़्यादा वाला देखते हैं। इंदौर 7वीं बार लगातार भारत का सबसे साफ राज्य है, लेकिन इंदौर इस बार संयुक्त रूप से नंबर 1 है, अकेला नहीं है। इंदौर और गुजरात का सूरत दोनों सबसे साफ है। क्लियर? इनफैक्ट मुझे याद है जब मैंने करंट अफेयर पढ़ाने स्टार्ट किए थे, तो सबसे पहली बार जब स्वच्छ सर्वेक्षण आया था 2016 में आया था, तब पहली बार इंदौर नंबर 1 नहीं था। बहुत कम लोग ये जानते हैं, तब पहली बार मैसूर नंबर 1 था। जब मुझे आज भी याद है, मैंने 2016 में जब स्वच्छ सर्वेक्षण पढ़ाया था, सबसे साफ मैसूर था, ना कि इंदौर। और अब देखिए मैसूर टॉप 10 में ही नहीं है, तो ऐसा भी होता है, बल्कि टॉप 20 में भी नहीं है मैसूर। खैर, तो इंदौर और सूरत जो है वो संयुक्त रूप से नंबर 1 रहे 1 लाख से अधिक आबादी वालों में। नंबर 3 पे था नावी मुंबई। नंबर 2 पे कोई नहीं था, क्योंकि नंबर 1 पे 2 हैं, इंदौर और सूरत। तो तीसरा सबसे साफ है नावी मुंबई। बस आपको टॉप 3 याद रखने हैं, दैट्स इट। क्लियर? चलिए अब हम आते हैं छोटे शहरों में, 1 लाख से कम आबादी वाले। तो नंबर 1 पे रहा सासवड़। सासवड़ ये पुणे में है, महाराष्ट्र में, पुणे जिला महाराष्ट्र में है। दूसरे नंबर पे है पाटन। ये पाटन गुजरात वाला पाटन नहीं है, ये छत्तीसगढ़ वाला पाटन है। छत्तीसगढ़ में एक जिला है दुर्ग, अगर आपने सुना हो, दुर्ग जिला, वहां पे है पाटन। तो ये रहा नंबर 2 पे। और लोनावला महाराष्ट्र में है, ये रहा नंबर 3 पे। तो टॉप 3 याद रखिए, सासवड़ पुणे में नंबर 1, पाटन छत्तीसगढ़ के दुर्ग में नंबर 2 और लोनावला महाराष्ट्र में नंबर 3। क्लियर? सबसे साफ कैंटोनमेंट यानी छावनी, आर्मी की छावनी कौन सी रही? पिछले साल थी देवलाली, इस साल है मऊ। मऊ छावनी, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ था मऊ में, इंदौर में है मऊ, इंदौर जिला मध्य प्रदेश। तो मऊ छावनी सबसे साफ सुथरी रही। और दूसरे नंबर पे रही नासिक में देवलाली छावनी, जो कि महाराष्ट्र में है। गंगा के किनारे सबसे साफ शहर कौन सा रहा? तो आंसर है वाराणसी। आंसर है वाराणसी। और दूसरे नंबर पे प्रयागराज, तीसरे नंबर पे बिजनौर। नंबर 1 याद रखिए इसमें, बस आपको याद रखना है वाराणसी। गंगा के किनारे सबसे साफ शहर ये रहा। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि, और जैसा मैंने बताया, बेस्ट परफॉर्मेंस वाला राज्य रहा महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। लेकिन आपको यहीं पे खत्म नहीं करना है, कुछ जोनल अवार्ड होते हैं, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, ये हमारे एग्जाम में नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये आप स्किप कर सकते हैं। ईस्ट जोन में नंबर 1 कौन रहा, वेस्ट जोन में। एक अच्छा सवाल ये आता है कि ये स्वच्छ सर्वेक्षण किसने दिया? तो ये दिया हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर ने, यानी आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने। इज दैट क्लियर? आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि
जो स्वच्छ सर्वेक्षण है ना, जो स्वच्छ सर्वेक्षण है उसमें फास्टेस्ट मूवर का अवार्ड किसे मिला? और ये क्वेश्चन एक बार आया था। फास्टेस्ट मूवर मतलब होता है वो शहर जिसने सबसे ज्यादा इंप्रूव करा है। पिछले स्वच्छ सर्वेक्षण के मुकाबले इस स्वच्छ सर्वेक्षण में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट किस शहर ने दिखाया, उसको बोलते हैं फास्टेस्ट मूविंग सिटी। अब ये फास्टेस्ट मूविंग सिटी भी दो पार्ट में है, एक जिसकी आबादी 1 लाख से ज्यादा है और दूसरी जिसकी 1 लाख से आबादी कम है। तो फास्टेस्ट मूवर यानी सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ गोवा की राजधानी पणजी में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 और 2023 एक साल में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखा सफाई में पणजी में, और 1 लाख से कम आबादी वाले में नवरोजाबाद। नवरोजाबाद एक शहर है मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश में आता है नवरोजाबाद। मध्य प्रदेश में एक उमरिया जिला आता है, तो उमरिया जिले में एक शहर आता है नवरोजाबाद। तो नवरोजाबाद जो है वो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस उसका रहा, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा नवरोजाबाद का। छोटे शहरों में सबसे इंप्रूव्ड की बात कर रहे हैं, यानी पिछले के मुकाबले इस बार सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला नवरोजाबाद में। तो बस ये जो मैंने आपको पढ़ाया है इतना आपको याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ भी आपको याद नहीं रखना है। प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे काला राम मंदिर। काला राम मंदिर में उन्होंने दर्शन भी करे और पूजा भी करी। ये कहां पे है? ये नासिक में है। ठीक है, नासिक में है, भगवान राम का मंदिर है। यहाँ पे जो मुख्य मूर्ति है वो भगवान राम की है। वैसे नासिक और भगवान राम का क्या लेना देना है? देखो, भगवान राम को 14 साल का वनवास हुआ था। शुरू के 10 साल जब पूरे हो गए उसके बाद उन्होंने अगले 2.5 साल बिताए पंचवटी नाम की जगह पे, और ये पंचवटी जो है ये नासिक में है। ये आपने सुना है पंचवटी? तो 11वें साल से लेके और फिर 2.5 साल, 10 साल पूरे होने के बाद 11वां साल, 12वां साल और आधा 13वां साल, जो 2.5 साल उन्होंने बिताए वो पंचवटी में बिताए, और पंचवटी नासिक में है और गोदावरी नदी के किनारे है नासिक। यहां पे इनफैक्ट एक श्री राम कुंड भी है गोदावरी नदी के किनारे, वहां पे भी प्रधानमंत्री मोदी गए थे और उन्होंने वहां पे पूजा करी थी। इनफैक्ट एक बहुत बड़े मराठी संत हुए थे, संत एकनाथ। संत एकनाथ ने एक किताब लिखी थी भावार्थ रामायण, वो भी प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पे पढ़ी, थोड़ी सी पढ़ी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए पंचवटी। और नासिक अभी अभी न्यूज में इसलिए भी आया था क्योंकि वैसे नासिक में एक सबसे फेमस मंदिर है त्र्यंबकेश्वर, जहां से गोदावरी नदी निकलती है। आपको यहां पे मैं ये भी बता दूं, नासिक में राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जाएगा इस साल, नेशनल यूथ फेस्टिवल। आप जानते हैं 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है, उस दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, और राष्ट्रीय युवा महोत्सव भी इस साल मनाया जाएगा। तो उसका जो मेन इवेंट होगा वो नासिक में होगा। इसका थीम क्या है? इसका थीम है विकसित भारत एट 2047, युवा के द्वारा युवा के लिए, युवा के द्वारा युवा के लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने नावी मुंबई में ईस्टर्न फ्रीवे के ऑरेंज गेट को मरीन ड्राइव से जोड़ने वाली भूमिगत सड़क सुरंग का उसकी नींव रखी। तो ये एक कंप्यूटर से जनरेट की गई फोटो है, असली फोटो नहीं है। मतलब ये पूरी जो सुरंग है जमीन के नीचे होगी। इसकी लंबाई कितनी होगी? ये ऑरेंज गेट को मरीन ड्राइव से जोड़ेगी नावी मुंबई में, और इसकी लंबाई होगी 9.2 किलोमीटर। 9.2 किलोमीटर। ये सुरंग 8700 करोड़ रुपए में बनके तैयार होगी। अभी तो इसकी सिर्फ नींव रखी है, तो आने वाले कुछ सालों में बनके तैयार हो जाएगी। और मैंने आपको अटल सेतु बताया था। अटल सेतु को मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक भी बोलते हैं। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। यह भारत का सबसे लंबा पुल होगा। इसकी लंबाई एग्जाम में आ सकती है 21.8 किलोमीटर। ये किसको जोड़ेगा? ये सेवड़ी नाम की जगह है, उसको चिरले नाम की जगह से जोड़ेगा। ये चिरले जो है ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट न्हावा शेवा में आता है, इसलिए हम इसको सेवड़ी न्हावा शेवा सेतु, अटल सेतु भी बोलते हैं, या मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक भी बोलते हैं। यहाँ पे 70,000 गाड़ियां हर रोज इसका यूज लेंगी। 2016 में इसकी नींव रखी थी प्रधानमंत्री मोदी ने, और फाइनली ये बनके तैयार हो गया है। इज दैट क्लियर? तो ये भारत का सबसे लंबा ब्रिज और सबसे लंबा सी ब्रिज होगा, और खैर काफ़ी महंगा है। इसमें मंथली पास बनेगा 12,500 का, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि इससे ट्रैफिक मुंबई और नावी मुंबई के बीच में कम होगा। मतलब जो नावा शेवा है उसके और उसके जो साउथ मुंबई है उसके बीच में जो ट्रैफिक है वो काफ़ी कम हो जाएगा। इसको बनाने के लिए 18,000 करोड़ का लोन दिया था जीका ने, जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी। इनफैक्ट अभी पीएम मोदी की स्पीच आपने सुनी हो अगर परसों, तो उसमें उन्होंने जापान को धन्यवाद दिया था इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए। इससे मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बीच में भी कनेक्टिविटी अच्छी होगी। तो प्रधानमंत्री मोदी जब महाराष्ट्र गए थे तो उन्होंने सूर्या एक
पीने के पानी का प्रोजेक्ट है, यानी कि ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है जिसका नाम है सूर्या। इसका उद्घाटन भी किया और ये पानी की सप्लाई देगा एक तो पालघर जिले को और एक थाने जिले को, पालघर और थाने को। इज दैट क्लियर? बाकी तो और कुछ खास नहीं है। एक उन्होंने, आप जानते हैं भारत जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट करता है बहुत ज़्यादा, जो रत्न होते हैं। इसके लिए एक केंद्र बना है जिसका नाम है भारत रत्नम। भारत रत्नम, इसका उद्घाटन करा मुंबई में सेंटा क्रूज में। भारत रत्नम ये जेम्स एंड ज्वेलरी का एक सेंटर है। सेंटा क्रूज जो है, सेंटा क्रूज में ही एयरपोर्ट है मुंबई का वैसे, तो वहाँ पे उसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र का, नॉर्थ ईस्ट का पहला निपैर यानी राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, इसका परमानेंट कैंपस का उद्घाटन किया तो गुवाहाटी में किया। ये निपैर जो होते हैं फार्मास्यूटिकल एजुकेशन के लिए भारत के टॉप इंस्टीट्यूट्स होते हैं। तो कितने निपैर हैं इस समय भारत में? भारत में जो है इस समय 7 जगह पे निपैर खुले हुए हैं। कहाँ कहाँ पे? तो एक तो है निपैर मोहाली जो भारत का पहला था, 1998 में शुरू हो गया था। फिर है निपैर अहमदाबाद, निपैर गुवाहाटी, निपैर हाजीपुर, हाजीपुर एक जगह है बिहार में, हाजीपुर। आपको याद हो हाजीपुर से जितना मुझे याद आ रहा है रामविलास पासवान चुनाव लड़ते थे। खैर, हैदराबाद, निपैर हैदराबाद में भी है, निपैर जो है वो कोलकाता में भी है, निपैर जो है वो रायबरेली में भी है। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर? तो 7 जगह पे निपैर है। तो अभी गुवाहाटी में उसका परमानेंट कैंपस का उद्घाटन हुआ है निपैर का, और परमानेंट कैंपस 2 जगह पे और बन रहा है निपैर का। एक तो निपैर हैदराबाद और एक निपैर रायबरेली। वहां पे पहले से निपैर है लेकिन उनका परमानेंट कैंपस वहां पे भी बन रहा है। एब्सोल्युटली क्लियर? और निपैर किसके अधीन काम करता है? हमारे डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, यानी हमारा जो दवाइयों का विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर यानी रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन काम करता है। उच्च न्यायालय ने कतील दुर्गा परमेश्वरी प्रसादिता यक्षगान मंडली को पूरी रात के शो शुरू करने की अनुमति दे दी। यक्षगान जो होता है ये फोक आर्ट होता है कर्नाटक का। तो पहले कहा था कि नॉइज पोल्यूशन होता है तो यक्षगान रात में नहीं होना चाहिए, लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरी रात करिए इसे। ये कर्नाटक की धरोहर है, कर्नाटक की सभ्यता है, संस्कृति है, और रात में भी ये होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस संगठन के द्वारा मूल्य प्रवाह दिशा निर्देश जारी करे गए हैं, यूजीसी के द्वारा किए गए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ये हमारे शिक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अधीन काम करता है। अब ये मूल्य प्रवाह है क्या? बेसिकली हमारे जो उच्च शैक्षिक संस्थान है यानी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, उनको कहा गया है कि आप जब पढ़ाई करवाएं तो पढ़ाई में हमारी जो वैल्यूज़ हैं, नैतिकता हैं, उनको इंक्लूड करिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, संविधान की जो मूल्य हैं, ट्रस्टीशिप, सतत कैसे बने, समावेशी कैसे बने, रेस्पेक्टफुल, दूसरों को इज्जत कैसे दें, हार्मनी यानी आपसी सौहार्द, शांति, सौहार्द, पीस, एक दूसरे में भाईचारा, इंटेग्रिटी, नैतिकता, मोरालिटी, डेडिकेशन। हम एक कहते हैं ना जैसे वासुदेव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया हमारा परिवार है। ये सब वैल्यूज़ होनी चाहिए पढ़ाई में, तभी वो पढ़ाई है, वरना नहीं। तो मूल्य प्रवाह गाइडलाइन पहली बार 2019 में आई थी और दूसरी बार आई है 2024 में, यूजीसी के द्वारा कहा गया है। ये हिदायतें दी गई हैं सारे उच्च शैक्षिक संस्थानों को। इस संगठन ने अनुभव पुरस्कार योजना शुरू करी है। अनुभव पुरस्कार योजना, एक पोर्टल भी बनाया गया इसके लिए जिसका नाम है अनुभव पोर्टल। तो ये शुरू करी है हमारे पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने, यानी डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर, जो कि हमारे कौन से मंत्रालय के अधीन काम करता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनेल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, यानी कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के अधीन काम करता है ये विभाग। अब ये अनुभव पुरस्कार योजना है क्या? मान लो कोई व्यक्ति रिटायर हो रहा है इस उम्र में, मान लेते हैं ये 60 की उम्र है, तो रिटायर होने से 8 महीने पहले तक और रिटायरमेंट होने के 1 साल बाद तक, यानी 20 महीनों का समय है। 8 महीने रिटायरमेंट के पहले से और 1 साल रिटायरमेंट के बाद तक, इन 20 महीनों में वो अपना अनुभव लिख सकता है। उस पर एक निबंध लिख सकता है, जो भी उसका अनुभव रहा, उसका जो विभाग है, उसका मंत्रालय, जहाँ भी उसने काम किया, सरकारी कर्मचारी, केंद्र सरकार का कर्मचारी या पेंशन भोगी, रिटायर हो चुका है तो अगले 1 साल के अंदर अंदर उसे एक राइटअप लिख के देना है, अपना अनुभव जारी करना है, अपना अनुभव बताना है, अपना एक्सपीरियंस बताना है, कैसे चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है, और 31 मार्च 2024 तक उसे ये ऐसे लिख के सबमिट करना है अनुभव पोर्टल के ऊपर।
और अब तक 54 अनुभव अवार्ड दिए जा चुके हैं 2016 से 2023 और इस बार भी दिए जाएंगे। तो इसमें सरकार को जो अनुभवी लोग होते हैं उनसे आइडियाज़ मिलते हैं कि कैसे हम देश को आगे ले जा सकते हैं, क्या क्या उनके विभाग या मंत्रालयों में कमियां हैं, उनको फिर दूर किया जा सकता है। इसको बोलते हैं अनुभव अवार्ड्स। वेटेज के संदर्भ में MSCI एमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है, यानी दुनिया के जो उभरते मार्केट हैं जहां पे कंट्रीज इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो उसमें नंबर 1 पे चाइना है। ये लाइन जो है ये चाइना की लाइन है और चाइना की जो वेटेज है अराउंड 26% के आसपास है। भारत की जो वेटेज है, भारत ताइवान को पीछे भारत ने छोड़ दिया है, तो भारत की वेटेज अब 17% के आसपास है। तो भारत चाइना के बाद दूसरे नंबर पे आ गया है MSCI एमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में। इस इंडेक्स को एक कंपनी ने दिया है जिसका नाम है नोवामा और तीसरे नंबर पे है ताइवान। यानी दुनिया के 3 बेस्ट कंट्री हैं इन्वेस्ट करने के लिए इस समय। पहले नंबर पे चाइना, दूसरे नंबर पे भारत और तीसरे नंबर पे ताइवान। तीसरे नंबर पे ताइवान। इज दैट क्लियर? हाल ही में किस राज्य ने मलकानगिरी नाम की जगह पे हवाई अड्डे का उद्घाटन करा? मलकानगिरी ओडिशा में है, तो आंसर है ओडिशा। मलकानगिरी में नया एयरपोर्ट बना है, काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है, 233 एकड़ में फैला हुआ है। 233 एकड़ बहुत होता है और 70 करोड़ रुपए की लागत से ये एयरपोर्ट खुला है। और छोटा एयरपोर्ट है, बहुत बड़ा मतलब साइज में पट्टी के मामले में कहें अभी तो 9 सीटर एयरक्राफ्ट, छोटे विमान उड़ेंगे यहाँ से। ये देखिए कितना छोटा सा विमान खड़ा है पीछे, इसमें 9 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे बड़े विमान भी उड़ा करेंगे, उस सेंस में छोटा है। बाकी जगह तो बहुत बड़ी है, 233 एकड़। मलकानगिरी पहले नक्सलवादी गतिविधियां भी यहाँ पे होती थी काफ़ी ज़्यादा, उड़ीसा में अब भी शायद होती हैं। तो इसको बनाया है मतलब इसको मैनेज करेगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, ये इसको ऑपरेट करेगा और इसकी ओनर है ओडिशा की सरकार। उड़ान योजना के तहत ये बना है, उड़े देश का आम नागरिक। ये ओडिशा का 7वां एयरपोर्ट है। इससे पहले ओडिशा में 6 एयरपोर्ट हैं। एक है भुवनेश्वर एयरपोर्ट जो मेन एयरपोर्ट है, बीजू पटनायक एयरपोर्ट बोलते हैं। एक है वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट यानी झारसुगुड़ा एयरपोर्ट, छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे एकदम। एक है जयपुर एयरपोर्ट कोरापुट में। एक है उत्कला एयरपोर्ट कालाहांडी में जो अभी भी खुला है। एक है राउरकेला में सुंदरगढ़ जिला और एक है रंगेलुंडा जो गंजम में है, रंगेलुंडा एयरपोर्ट जो कि गंजम जिले में है। तो ये 6 एयरपोर्ट हैं और ये 7वां है। इसके अलावा वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उन्होंने गोविंदपल्ली सिंचाई परियोजना का उद्घाटन करा। यह भी मलकानगिरी जिले में सिंचाई के लिए पानी देगी। गोविंदपल्ली सिंचाई परियोजना कौन सी नदी पे है? ये सप्तधारा नदी, नदी का नाम है सप्तधारा। और भुवनेश्वर में मेट्रो भी आ रही है, 26 किलोमीटर की मेट्रो आ रही है। ये बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चलेगी त्रिशूली तक, त्रिशूलिया से लेके और भुवनेश्वर एयरपोर्ट तक जाएगी। 26 किलोमीटर की मेट्रो होगी। किस राज्य की सरकार ने लखपति बैदेव योजना शुरू करी है? लखपति, इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान और इसके तहत लखपति दीदी बनाई जाएंगी। लखपति दीदी उन महिलाओं को बोलते हैं जिनकी सालाना आमदनी कम से कम 1 लाख रुपए होती है। प्रधानमंत्री मोदी का टारगेट है कि भारत में 2 करोड़ लखपति दीदी होनी चाहिए, 2 करोड़ लखपति दीदी होनी चाहिए। तो असम की सरकार ने शुरू करा है मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान लखपति दीदी बनाने के लिए, वहां की लोकल भाषा में लखपति बैदेव। तो इसमें क्या करेगी सरकार? इसमें सरकार वहां की 40 लाख ग्रामीण महिलाओं को लोन देगी 35,000 रुपए का बिजनेस शुरू करने के लिए। 40 लाख, और ये महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी होनी चाहिए, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी होनी चाहिए। तो उनको उद्यमी बनने के लिए, कोई बिजनेस शुरू करें वो, तो उनको 35,000 रुपए का लोन देगी। कैसे देगी? तो इन महिलाओं को क्या करना है? अपना आइडिया बताना है सरकार को कि क्या बिजनेस शुरू करना चाहते हो। अगर सरकार को उनका आइडिया पसंद आया तो पहले साल में उन्हें 10,000 रुपए, दूसरे साल में 12,500 और तीसरे साल में भी 12,500, तो टोटल 35,000 रुपए का उन्हें लोन इस तरह 3 साल में मिलेगा। और ये 40 लाख उन महिलाओं को मिलेगा टोटल जो किसी भी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं और वो अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहती हैं। कुछ कंडीशन लगा दी गई हैं, जैसे जो महिला है उसके 3 से कम बच्चे होने चाहिए, 3 बच्चों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जो महिला है वो अपनी बेटी को पढ़ाए, अगर उसकी बेटी है तो उसे स्कूल में एडमिशन होना चाहिए। महिला को पेड़ लगाने हैं, अमृत वृक्ष आंदोलन जो चलता है असम में, उसके तहत उसे पेड़ लगाने हैं। तो इस तरह की कुछ कंडीशन है, अगर वो उसे सेटिस्फाई करती है कंडीशन को तो 35,000 रुपए तक का लोन 3 साल के अंदर अंदर इस तरह से मिल जाएगा। पहले साल में 10,000, फिर 12,500 और फिर 12,500। क्लियर? ये है असम सरकार की योजना। इसका नाम है मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान और इसका टारगेट है लखपति बैदेव, लखपति दीदी। कौन सा देश है जिसने एक सैटेलाइट छोड़ी है IGS ऑप्टिकल 8? ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग सैटेलाइट है, तो ये लॉन्च करी है, ये जापान ने लॉन्च करी है। तो आंसर है जापान। और इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए रॉकेट कौन सा यूज हुआ? H2A रॉकेट। ये जापान की कंपनी मित्सुबिशी ने बनाया है।
मित्सुबिशी और जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा। भारत ने कौन से देश के साथ अभ्यास करा है? चेन्नई के तट पे, बंगाल की खाड़ी में चेन्नई के तट पे, जिसका नाम है सहयोग काइजिन। तो ये भारत और जापान के बीच में होता है और ये तट रक्षक बलों के बीच में होता है, यानी कोस्ट गार्ड के बीच में होता है, भारत की कोस्ट गार्ड और जापान की कोस्ट गार्ड। आईआईटी मद्रास ने तमिलनाडु के संगठन गाइडेंस और किस कंपनी के साथ मिलकर चेन्नई में हाइड्रोजन वैली इनोवेशन हब स्थापित करने के लिए समझौता करा है? देखो, पहले तो ये समझो, आईआईटी मद्रास तो आपको पता ही क्या है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। गाइडेंस क्या है? गाइडेंस तमिलनाडु सरकार की इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी है। तमिलनाडु की सरकार ने एक जो विदेश हैं उनसे धन लाने के लिए, निवेश लाने के लिए एक संगठन बनाया हुआ है जिसका नाम है गाइडेंस। तो गाइडेंस तमिलनाडु, आईआईटी मद्रास और ह्युंडई मोटर इंडिया। ह्युंडई जो कंपनी है, जो आपने गाड़ी सुनी होगी सेंट्रो वगैरह, i10, ये सब ह्युंडई कंपनी की हैं। साउथ कोरिया की कंपनी है ह्युंडई, साउथ कोरिया की कंपनी है ह्युंडई। और इसकी अभिभावक कंपनी है किया मोटर, वो भी साउथ कोरिया की है। ह्युंडई कंपनी रिसर्च करेगी हाइड्रोजन में, इसके लिए उसने हाइड्रोजन वैली इनोवेशन हब स्थापित करा है आईआईटी मद्रास के कैंपस में चेन्नई में, गाइडेंस तमिलनाडु और आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर। अब आईआईटी मद्रास क्या करेगा इसमें? ठीक है, जगह उन्होंने दी है। आईआईटी मद्रास ने टेक्नोलॉजी बनाई थी कि कैसे हम पानी जो है, समुद्र का पानी, उसको बीच में से तोड़ के, यानी उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करके हम उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं, और ये हाइड्रोजन फिर काम आएगी ईंधन के रूप में। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये अल्कलाइन सी वाटर से, जो अम्लीय, एक तो अम्लीय होता है एसिडिक और एक होता है क्षारीय यानी अल्कलाइन। अल्कलाइन जो नमक वाला जो पानी होता है समुद्र का, उससे इलेक्ट्रोलाइसिस करके, यानी इलेक्ट्रोलाइजर, अल्कलाइन सी वाटर इलेक्ट्रोलाइजर टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं। ये हाइड्रोजन को उत्पन्न करेगी। ये टेक्नोलॉजी आईआईटी मद्रास ने पेटेंट करवा ली है। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क कौन सा बनेगा? डार्क स्काई पार्क और डार्क स्काई रिजर्व में कंफ्यूज मत होना। अगर पूछे डार्क स्काई रिजर्व तो आंसर है लद्दाख का हेनले, हेनले नाम का गांव, जो कि चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वहां पे है। चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गांव का नाम है हेनले। और भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बनेगा पेंच टाइगर रिजर्व। वैसे तो पेंच टाइगर रिजर्व 2 राज्यों में फैला है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, लेकिन ये महाराष्ट्र वाला है। पेंच टाइगर रिजर्व में ही प्रेरणा मिली थी रुडयार्ड किपलिंग को जंगल बुक लिखने के लिए। और ये डार्क स्काई पार्क होता क्या है? डार्क स्काई पार्क सिंपल है, यहाँ पे आर्टिफिशियल लाइटें नहीं है, आसपास कोई बहुत ज़्यादा घर नहीं है जहाँ पे लाइट आपको परेशान करे, जानवर को परेशान करे। आप दूरबीन लगा के, टेलीस्कोप लगा के तारे देख सकते हैं, आसमान में गैलेक्सी वगैरह देख सकते हैं। आप एस्टेरॉयड जो उल्काएं हैं, पिंड उल्का वगैरह, वो सब देख सकते हैं। हमारी बहुत ही ब्यूटीफुल जो चीज़ें हैं, चांद, सूरज, इन सबको देख सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे एकदम एब्सोल्यूट डार्क होगा, आर्टिफिशियल लाइट पूरी तरह से बैन होगी। तो ये है पेंच टाइगर रिजर्व, भारत का पहला डार्क स्काई पार्क ये बना है। इज दैट क्लियर? कौन सा बैंक है जो गुजरात सरकार को $500 मिलियन का लोन दे रहा है वहां पे ग्रामीण सड़कें बनाने के लिए? ग्रामीण सड़कें बनाने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना चलाई गई थी गुजरात में। इसके लिए $500 मिलियन का लोन दे रहा है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये ब्रिक्स का बैंक है, ब्रिक्स कंट्रीज का। इसका हेडक्वार्टर शंघाई में है, शंघाई में है। इज दैट क्लियर? अगर आपसे मैं पूछूं कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इस समय उसके प्रेसिडेंट कौन हैं, तो वो हैं दिल्मा रूसेफ, जो ब्राजील की हैं। T20 क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज कौन है? इनका नाम है टिम साउदी। ये पहले हैं। पाकिस्तान के खिलाफ T20 मैच हो रहा था अभी, उसमें इन्होंने अब्बास अफरीदी का विकेट लिया, 150वां विकेट था इनका। दूसरे नंबर पे है शकीब अल हसन, 140 विकेट। तीसरे नंबर पे रशीद खान, 130, अफगानिस्तान के खिलाड़ी। शकीब अल हसन बांग्लादेश के, अभी चुनाव भी जीते हैं, बांग्लादेश में चुनाव हुए थे। और अभी नाथन लियो टेस्ट मैचेस में 500 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने ऑस्ट्रेलिया के। डीआरडीओ ने ओडिशा के तट पर चांदीपुर ओडिशा से नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण करा। ये किस तरह की मिसाइल है? ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, सतह से हवा में मारने वाली मिसाइल है। आकाश और त्रिशूल, भारत के पास 2 मिसाइल हैं जो सरफेस टू एयर मिसाइल है। कोई डाउट? ये 60 किलोमीटर तक मार सकती है और ध्वनि की गति से 2.5 गुना ज्यादा, यानी मैक 2.5 गति से उड़ सकती है। इसको डीआरडीओ ने डिजाइन करा है। डीआरडीओ की कौन सी लेबोरेटरी ने इसको डेवलप करा है? DRDL, जो कि हैदराबाद में है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। नई पुस्तक लिखी गई है एन अनकॉमन लव, द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति। सुधा कुलकर्णी और नारायण मूर्ति के बीच में प्रेम हुआ, इनका विवाह हुआ,
ये विवाह के बाद बनी सुधा कुलकर्णी से सुधा मूर्ति। तो इनका जीवन बेमिसाल रहा। इन्होंने इन्फोसिस कंपनी बनाई, अरबपति खरबपति बने और भारत में ही नहीं दुनिया में काफ़ी योगदान दिया और अपनी सिंप्लिसिटी और उससे जानी जाती हैं सुधा मूर्ति। तो आज सुधा मूर्ति एक जानी मानी लेखिका भी हैं। तो चित्रा बनर्जी ने किताब लिखी है इनके जीवन पे, एन अनकॉमन लव। भूपेंद्र यादव ने किताब का विमोचन किया, मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर। इसको बहुत सारे लोगों ने मिलकर कंट्रीब्यूट कराए, जैसे विवेक देवरॉय, उत्तम कुमार सिन्हा, अनिर्बान गांगुली, आर के पचनंदा वगैरह। विवेक देवरॉय हमारे चैनल पे भी आए थे पिछले साल स्टडी आईक्यू पे इंटरव्यू देने। बहुत बहुत ज़्यादा गुणी व्यक्ति हैं, आप इनका इंटरव्यू जरूर देखें। मोदी मतलब प्रधानमंत्री मोदी कैसे एक ग्रीन फ्यूचर, एक इको फ्रेंडली फ्यूचर जो है उसकी कल्पना करते हैं, उस पर किताब है। ये था हमारा 14 जनवरी का वीडियो। मिलते हैं 15 जनवरी के वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी आईक्यू प्रीमियम।